हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मैं आपसे सहमत हूँ। फिर भी मैं तो निशा की शादी किसी शाही खानदान में करने का सोच रही थी। वो मेरी सहेली है ना, अपर्णा राणा। उसका बेटा मुझे बेहद पसंद है। जयपुर का कितना बड़ा शाही खानदान है। वो बात तो ठीक है अनीता जी, मगर अब बच्चे अपनी मर्जी करते हैं। इन लोगों को साथ रहने के लिए शादी की भी जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे हमारा मान रखते हैं, इतना ही बहुत है। अगर बच्चों के हिसाब से नहीं चलोगे तो पीछे रह जाओगे। मुझे तो बच्चों के साथ चलना है, उनकी खुशी में खुश रहना है। जो पैसा मैंने कमाया है इनकी खुशी के लिए है। ये पैसा उनकी खुशी के आगे नहीं आना चाहिए। मैंने अधिराज को नहीं टोका। आदित्य ने भी मुझे एक बार कहा उसे मनाल से शादी करनी है। मैंने 1 मिनट नहीं लगाया मनाल का हाथ मांगने के लिए। निशा को मिहिर पसंद है तो मैं उसकी शादी जहां निशा चाहेगी वहीं पर खुशी से करूंगा। धर्मपाल जी ने अपनी बात खत्म कर दी थी। मेड निशा के कमरे में चाय और पकौड़े लेकर गई थी। ऐसा करो, चाय और पकौड़े यहीं पर रख दो और तुम जाओ। निशा ने मेड को वापस भेज दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। तुम दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है, खुला रहने दो। मिहिर ने खड़े होकर कहा, तुम लड़कियों की तरह क्यों घबराते रहते हो सारा दिन? रेप नहीं करने वाली हूँ मैं तुम्हारी इज्जत नहीं लूटने वाली हूँ मैं। निशा बोली, तुम गुस्सा क्यों होती हो? नीचे मॉम डैड बैठे हैं, वो क्या कहेंगे? इसीलिए मैं कहता हूँ दरवाजा खुला रहने दो। डैड ने ही तो तुम्हें भेजा है, उन्हें क्या कहना है? इसीलिए कहता हूँ, वो मुझ पर इतना यकीन करते हैं। तुम्हें सभी का ध्यान रहता है, सभी की फिक्र रहती है। कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, क्या कहेगा, कौन तुम पर यकीन करता है, मगर तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं रहती। मैं तुम्हारे लिए फालतू हूँ। निशा रूठकर बैठ गई। मिहिर खड़ा होकर बेड पर बैठी हुई निशा के पास गया। ये पकौड़े खाओ मेरी जान, गुस्सा क्यों होती हो? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। हम दोनों को शादी करनी है ना? उसकी बात सुनकर निशा झट से खड़ी हो गई। वही तो मैं कहती हूँ, हम दोनों शादी करेंगे। उसके लिए मॉम डैड के सामने मेरी इमेज अच्छी होना जरूरी है ना? बिल्कुल है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ दरवाजा खोल दो। निशा खड़ी होकर मिहिर के गले में बाहें डाल दी। तुम मुझसे कितना मर्जी समझाओ, मैं तो वही करूंगी जो मुझे करना है। वो मिहिर की आंखों में देखते हुए बोली, अच्छा क्या करने वाली हो तुम? मिहिर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं सोचती हूँ दरवाजा भी बंद हो चुका है, क्यों ना तुम्हारा फायदा उठाया जाए। निशा ने शरारत से कहा, अच्छा तो कैसे उठाओगी फायदा, जरा मुझे भी तो बताओ। मिहिर उसकी आंखों में देखते हुए शरारत से बोला, तुम्हें किस कर सकती हूँ और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, बस तुम चिल्लाना नहीं। मुझे डर है कि तुम शोर मचा दोगे। तुम शोर मचाकर कहोगे निशा तुम्हारी इज्जत लूट रही है। नहीं, मैं नहीं मचाऊंगा शोर, जो करना है कर लो। वो उसके गाल पर आते हुए बालों को पीछे करते हुए बोला, सच में? निशा ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। उसकी बात सुनकर निशा ने मिहिर को बेड पर धकेल दिया। निशा खुद उसके ऊपर आ गई। ये क्या कर रही हो? अभी तो मैंने कहा तुम्हारी इज्जत लूटूंगी मैं, कहकर वो उसके चेहरे पर झुकने लगी। निशा रहने दो, मुझे जाने दो तुम। मिहिर इसके बाद ही खड़ा हो गया। तुम तो खड़े हो गए, अभी तो बहुत कुछ करना था मुझे। निशा उससे बोली, हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे, जाने दो अब मुझे। तुम्हारा क्या पता, तुम तो सच में शुरू हो जाओ। वैसे एक बात देख लेना, सुहाग रात को सारी मेहनत लगता है मुझे ही करनी पड़ेगी। तुम तो उस दिन भी ऐसे ही करते रहना। निशा की बात सुनकर मिहिर जोर से हंसने लगा। तुम हंस क्यों रहे हो? सच ही तो कह रही हूँ। लड़कियाँ सुहाग रात का नाम सुनकर शर्माती हैं और तुम मुझे सुहाग रात की धमकी दे रही हो। और नहीं तो क्या, उस दिन मेरा तुझ पर कानूनी हक होगा, एक नहीं चलने दूंगी मैं। एक बार आदित्य भाई को आ जाने दो, उनसे कहती हूँ मेरी अपने साले से शादी करवा दो। अगर वो ना माने तो मैं मना लूंगी, मुझे पता है अपने भाई को कैसे मनाना है। निशा ने कहा। मिहिर उठकर सोफे पर बैठ गया और पकौड़े खाने लगा। तुमने मुझे मैसेज किस लिए किया था? मैं इसीलिए आया था। और तुमने फोन क्यों बंद किया अपना? उसकी बात सुनकर निशा ने कहा, मैंने इसीलिए बंद किया था ताकि तुम जहाँ पर आ जाओ। मुझे पता था कि तुम्हें कैसे बुलाना है। मिहिर उसको डांट रहा था। निशा जोर जोर से हंसती रही। मनाल उदास होकर बेड पर लेट गई थी। वो बहुत चुप थी। आदित्य सुबह से ही देख रहा था कि आज मनाल ने अच्छे से खाना भी नहीं खाया। वो उसके पास आ गया। तुम इतनी चुप क्यों हो आज? तुमने अच्छे से खाना भी नहीं खाया। उसकी बात सुनकर वो आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, पूरा मामला ठीक तो हो जाएगा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अगर सारा कुछ ठीक नहीं हुआ तो क्या हमें सारी उम्र
छुपकर रहना पड़ेगा। बेवकूफ लड़की, हम छुपकर क्यों रहेंगे? पहली बात, ये सारा मामला ठीक हो जाएगा, और फिर अगर नहीं ठीक होता तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। तुम तो आराम से रहोगी, जेल तो मैं जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मनाल ने कहा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? हम कहीं चले जाएंगे, जहाँ से ये देश छोड़ देंगे, चुप करके कहीं रह लेंगे, मगर आप जेल जाने की बात मत करो। आदित्य उसके पास आकर बैठ गया। मनाल ने उसकी गोद में अपना सर रख लिया। बहुत प्यार करती हूँ मुझे मनाल, धीरे से आदित्य ने कहा। वो उसके बालों में उंगलियां चलाता रहा। फिर वो उसके चेहरे पर दोनों हाथ घुमाते हुए बोला, मेरे साथ शादी करके खुश तो हो ना? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। तो बेवकूफ लड़की, रो क्यों रही हो? फिक्र मत करो, ये सारा मामला निपट जाएगा, बस अब थोड़े दिनों की बात है मनाल। आदित्य ने मनाल के चेहरे पर अपना हाथ घुमाते हुए उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। वैसे एक फायदा भी हुआ है मुझे छुप कर रहने का। देखो ना, अब हमारे पास प्यार करने के लिए टाइम ही टाइम है। कोई टेंशन नहीं, कोई काम नहीं, जब चाहूँ शुरू हो जाओ। कहते हुए उसने अपनी आंखें झपकी। मैं सोच रहा हूँ, मेरा मूड बन रहा है। आदित्य अपनी उंगलियां उसके होठों से नीचे गर्दन के निचले हिस्से पर ले गया था। मनाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये आपके हाथ है ना, ये कंट्रोल में रखना सीखो। मैं तो बड़ा कंट्रोल रखता हूँ। जब इतनी खूबसूरत बीवी सामने हो और कोई काम भी ना हो तो कोई कैसे कंट्रोल करे? बस एक यही काम है आपको। कहती हुई वो खड़ी हो गई। क्या हुआ मनाल, तुम्हारा मूड नहीं है क्या? उसे ऐसा खड़ा होता देखकर आदित्य ने पूछा। दरवाजा तो अच्छे से बंद कर लूं, पर्दे भी ठीक कर दूं? उसके बाद सुनकर आदित्य हंसने लगा। इतने दिन हो गए हमें एक दूसरे के साथ, फिर भी हर बार तुम दरवाजे चेक करती हो और पर्दे ठीक करती हो। जहाँ कौन आने वाला है? मैं आपके जैसी बेशर्म थोड़ी हूँ। कोई बात नहीं, आधी तो बन चुकी हो, जो कसर है वो भी पूरी कर दूंगा। अगर आपने जैसा तुम्हें बेशर्म ना बना लिया तो फिर कहना। आदित्य खड़ा होकर उसे बाहों में उठा लिया और जोर से घूमने लगा। मैं गिर जाऊंगी, मुझे चक्कर आ रहा है। मनाल ने आदित्य के गले में बाहें डाल दी। आदित्य ने उसे बेड पर लिटा दिया। तो फिर परमिशन है ना मुझे? आदित्य ने प्यार से पूछा। अब हर बार परमिशन लेना जरूरी होता है? ये कहना परमिशन है, अजीब सा लगता है। कुछ बातें आंखों से भी समझ लेनी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आदित्य ने खड़े होकर उसे बाहों में उठा लिया और जोर से घूमने लगे। मैं गिर जाऊंगी, मुझे चक्कर आ रहा है। मनाल ने आदित्य के गले में बाहें डाल दी। आदित्य ने उसे बिस्तर पर लेटा दिया। तो फिर परमिशन है ना? तो मुझे, आदित्य ने प्यार से पूछा। अब हर बार परमिशन लेना जरूरी होता है? ये कहना ही परमिशन है, अजीब सा लगता है। कुछ बातें आंखों से भी समझ लेनी चाहिए। अब मुझे खाना भी बनाना है, टाइम देखो क्या हुआ है। आदित्य, आप छोड़ो मुझे। अभी हम दोनों को कितना ही टाइम हुआ है? ऐसी बात क्यों कर रही हो? आज हम खाना ही नहीं खाएंगे। तब तो ठीक है, हम जहाँ से घर चले जाएंगे। तो मुझे ऑफिस का कितना काम होगा? तब तुम मेरे साथ टाइम बिताने के लिए लड़ाई करोगी। अब मुझसे दूर भाग रही हो, आदित्य ने उससे शिकायत की। काम तो आप दिन में करना, रात को तो मेरी ड्यूटी निभानी है, समझे? और मैं आपसे लड़ाई नहीं कर रही, आप ही के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। घर जाने के बाद तो नौकर ही खाना बनाएंगे। आप मेरे हाथ के बनाए हुए खाने को तरसोगे। ठीक है, मैं भी तुम्हारी हेल्प के लिए आता हूँ, हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। कहता हुआ आदित्य बिस्तर से खड़ा होने लगा। नहीं नहीं, रहने दो, मनाल ने जल्दी से कहा। क्यों? मुझे खाना बनाना आता है, एक बार बनाया था मैंने। पता है मुझे, जो आप मेरी हेल्प करेंगे मेरा काम बढ़ा देंगे। मैं अकेले ही खाना बनाऊंगी। क्यों? मैं तुम्हारा काम बढ़ाऊंगा क्यों, बल्कि काम कम हो जाएगा। हम दो हो जाएंगे काम करने के लिए। आदित्य उसे समझाने लगा। पता है मुझे कैसे काम करते हैं आप। आपको तो कुछ करेंगे नहीं और मुझे भी काम नहीं करने देंगे। मनाल को पता था कि आदित्य किचन में उसके साथ खाना बनाने नहीं जा रहा, वो उसके साथ रोमांस करने जा रहा है। वो कभी उसके गाल पर किस करेगा, तो कभी गर्दन पर, कभी उसे पीछे से बाहों में ले लेगा, तुम्हें किसी और तरीके से स्पर्श करेगा। अभी वे दोनों लड़ ही रहे थे कि आदित्य का फोन बजने लगा। देखा तो मेहर का फोन था। मेरे साले का फोन है, अगर तुम कहो तो उठा लूं। आदित्य के ऐसा कहने से मनाल ने आंखें निकाल कर देखा। ऐसे आंखों से क्यों डरा रही हो? अब साले को साला नहीं तो और क्या कहूँगा। प्लीज उठाओ ना फोन, क्यों टाइम पास कर रहे हो? उसने फोन उठा लिया। उसके बोलने से पहले ही मेहर बोला, जीजू जरा न्यूज़ चैनल तो ऑन करो, मैं आपको फिर फोन करता हूँ। इतना कहकर मेहर ने फोन काट दिया।
इतनी जल्दी बात हो गई, मुझे भी बात करनी थी। मेहर फोन करेगा वापस, अभी उसने न्यूज़ चैनल देखने के लिए कहा है। मनाल उठकर टीवी लगा दिया। जब उन्होंने न्यूज़ चैनल ऑन किया तो सामने वही मॉडल जिसने आदित्य पर रेप का इल्ज़ाम लगाया था, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वो कह रही थी, आदित्य ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, मुझे किसी ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, इसलिए आदित्य पर इल्ज़ाम लगाए। मैं अपना केस भी वापस ले रही हूँ। झूठा इल्ज़ाम लगाने पर जो मुझे सज़ा मिलेगी, मैं वो भी सहने को तैयार हूँ। टीवी चैनल्स पर पत्रकार अलग अलग तरह के सवाल पूछ रहे थे। वो हर सवाल का जवाब दे रही थी। इल्ज़ाम लगाने के बाद आप एकदम गायब ही हो गईं। अब अचानक आप सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं? एक पत्रकार ने उस मॉडल से पूछा। असल में जो आदमी ये सब कर रहा था, जो आदित्य को ब्लैकमेल करना चाहता था, उसने मुझे कहीं पर बंद कर रखा हुआ था। मैं मुश्किल से वहां से छूट कर आई हूँ। ऐसे बहुत सारे सवालों के वो एक एक करके जवाब दे रही थी। खबर देखने के बाद आदित्य ने मेहर को फोन लगाया। ये तुमने कैसे किया? इस मॉडल को ढूंढने के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। ये तो एकदम से गायब ही हो गई थी। कहाँ से मिली? मेरे आदमियों ने इसे हर तरफ ढूंढा था, मगर कहीं नहीं मिली। ये आपको सब कुछ बताऊंगा मैं। एक बार आप यहाँ ल जाइए। आप अपनी सिक्योरिटी को फ़ोन कीजिए ताकि वो जल्दी से आपको यहाँ ले जाएं। अब आज आपको भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अब टाइम आ गया है जब आपको प्रेस के सामने खुद को बेकसूरी साबित करना है। वो तो ठीक है, फिर भी ये तुम्हें कहाँ से मिली है? प्लीज़ मेहर, मुझे पूरी बात बताओ, सस्पेंस मत करो तुम। ठीक है, बताता हूँ मैं आपको। मैंने आपको और मनाल दी को छुपाया था, तो मैंने कहाँ छुपाया? मुझे तुम्हारे ही घर में। तुमने अपने ही घर में रखा है हम दोनों को। अपने ही घर में, सही बात है ना? पहले मैंने उन लोगों को ढूंढा जो लोग इसके पीछे थे। उन्हें ढूंढने के बाद मैं इस प्रिया मल्होत्रा तक पहुंचा। कौन थे वो लोग? जरा खुलकर बताओ। देखो मेहर, मुझे जल्दी से सारी बात बताओ। तो ठीक है जीजू, सुनो सारी बात। आपके नाना जी, मतलब आपकी माँ के पिता, दो भाई थे। एक जो आपके नाना थे, जिनके बारे में तो आपको सारी जानकारी है। एक उनसे छोटे थे। आपके नाना ने बहुत काम किया, बहुत प्रॉपर्टी बनाई, मगर आपके नाना के भाई की बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सीधे साधे आदमी थे। उन्हें दूसरों की सेवा करना बहुत पसंद था। उन्होंने घर छोड़ दिया था। वो एक आश्रम में रहने लगे। उन्होंने शादी भी नहीं की थी। वो बहुत ही संत स्वभाव के थे। उनके अपने स्वभाव की वजह से धीरे धीरे वो आश्रम के मुखिया बन गए। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। उन्होंने वहां पर एक अनाथ लड़का भी गोद ले लिया था, जिससे वो बहुत प्यार करते थे। जब वो लड़का बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि आपके नाना का संबंध इतने बड़े खानदान से है। बहुत सारी प्रॉपर्टी है उनके खानदान के पास, मगर उसे लड़के को कुछ नहीं मिला था। उसकी नज़र आपके खानदान की प्रॉपर्टी पर थी। तब कहीं से उस लड़के को आपकी नानी की वसीयत का पता चला। आपकी नानी की वसीयत के अनुसार अगर आपका अपनी पत्नी से तलाक हो जाता है तो सारी प्रॉपर्टी आश्रम को मिलेगी। क्योंकि आपके नाना के बाद अब वो लड़का ही वहाँ का करता धरता था, तो वो कोई प्लान बना रहा था जिससे आप और आपकी पत्नी का तलाक हो जाए। फिर वो सारी प्रॉपर्टी आश्रम को चली जाए, और आश्रम का मुखिया जब वो है तो सारी प्रॉपर्टी उसी के पास जाएगी। वो अपनी कोशिश में लगा हुआ था कि कैसे वो प्रॉपर्टी उसे मिल जाए, मगर प्रॉपर्टी तो उसे तब मिलेगी जब आपका तलाक होगा। जब आपकी शादी ही नहीं की थी तो आपका तलाक कैसे होता? इसलिए वो चुप रहा। इसी दौरान आपकी शादी मनालती से हो जाती है। फिर उसकी मुलाकात उन लोगों से होती है जिनकी नज़र मेरी फैक्ट्री और आपकी मनाल पर थी। मनालती के दुश्मन और आपके दुश्मन दोनों हाथ मिला लेते हैं। मनोहर लाल को मनालती चाहिए थी और उस लड़के को आपकी प्रॉपर्टी। तो आप दोनों का तलाक हो जाता तो सारा काम आसानी से हो सकता था। मनालती आपसे दूर हो जाती, और जब आप मनालती से तलाक लेते तो प्रॉपर्टी आपके पास से चली जाती, उस आश्रम को। फिर दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। उन्होंने सोचा मनाल और आपका तलाक हो जाए, वो लोग नानी की प्रॉपर्टी को आधा आधा बांट लेंगे। मगर तुम्हें ये सब कैसे पता चला, और ये मॉडल कहाँ से मिली? जीजू, जब मुझे मन्नाल ने आपकी शादी की पूरी कहानी बताई और साथ में मुझे ये भी बताया कि आप तलाक भी नहीं ले सकते क्योंकि नानी की प्रॉपर्टी ऐसे ही चली जाएगी, तो मेरे मन में कुछ खटका हुआ। आपके लिए नानी की प्रॉपर्टी कोई बड़ी चीज नहीं थी, मगर किसी दूसरे इंसान के लिए उस प्रॉपर्टी की कीमत बहुत थी। करोड़ों की जायदाद थी वो। मुझे लगा उस मॉडल की कहानी इस प्रॉपर्टी से जुड़ी है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि मन्नाल किसी भी कीमत पर अब आपके साथ नहीं रहेगी। तो मैंने उस लड़की को ढूंढना शुरू किया। असल में जब मैंने इस मॉडल के घर की तलाशी करवाई तो मुझे मनोहर लाल के साथ उस मॉडल की एक फोटो मिली। तो मैं समझ गया कि इसका मनोहर लाल से कोई कनेक्शन है।
इस सब के पीछे मनोहर लाल हो सकता है, जो मेरी फैक्ट्री के पीछे पड़ा था। उस तलाशी के दौरान मुझे उस मॉडल और उसके साथ कई फोटो मिली, तो मैं समझ गया कि वो लड़की उसी की गर्लफ्रेंड है। जब मैंने आपकी ही टीम से आश्रम की तलाशी करवाई, तो वहाँ पर एक कमरे में मुझे बंद की हुई ये मॉडल मिली। वो बहुत बुरी हालत में थी। मैं उसे छुड़वा कर ले आया। तो ये रही आपकी पूरी स्टोरी। मगर हाँ, अधिराज भाई की हेल्प के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। आश्रम में मुझे अधिराज भाई नहीं पहुंचाया था। अगर ये लोग पकड़े ना जाते तो आगे इनके बहुत सारे प्लान थे। इसमें मेरी फैक्ट्री भी शामिल थी। वैसे मेहर, मानना पड़ेगा तुम्हें, बहुत बड़ा काम किया है तुमने। पहुंची हुई चीज हो तुम इतना बड़ा काम कर सकते हो, मैंने सोचा नहीं था। नहीं, दिमाग तो चाहे मेरा था, पर मेरे पास इतने साधन नहीं थे कि मैं ये सब कुछ कर सकता। आपने अपनी टीम मुझे काम करने के लिए दी, इसी वजह से ये सब हो सका। आपने भी मेरे ऊपर बहुत यकीन किया। तो ठीक है, आप लोग पहुंच जाइए, फिर बात करते हैं आपसे। और हाँ, आपकी बेल भी हो चुकी है, अब आपको गिरफ्तारी का कोई डर नहीं। इस सारे काम में वकील मोहन मित्तल ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। अगर वो ना होता तो शायद मैं अकेला ये काम कभी नहीं कर सकता था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। थोड़ी ही दिनों में बहुत सारा मामला ठीक हो गया। पुलिस ने असली गुनहगारों को पकड़ लिया था। धर्मपाल जी और अनीता जी ने मेहर और उसकी पूरी फैमिली को शाम के खाने पर बुलाया था। सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते हुए धर्मपाल जी कहने लगे, मेहर, तुमने सच पूछो तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एक बार तो हमें लगा आदित्य सचमुच इस केस में फंस जाएगा। बहुत घबरा गए थे हम। तुमने जिस तरह से काम किया है, हम मान गए हैं। तुम बिजनेस में बहुत दूर तक जाओगे। बहुत दिमाग है तुम में। तुम चेहरे से बहुत शांत रहते हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हें देखकर भी कोई नहीं बता सकता। इतनी कम उम्र में इतनी शांति और बिना गुस्से के काम करना हर किसी को नहीं आता। उम्र के साथ अलग बात है। ये बात तो पापा सच है। मेहर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। यूनिवर्सिटी में भी इसके पूरे चर्चे थे। मेहर के सभी दोस्त इस बात को मानते थे कि मेहर को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। सामने वाला तो समझ ही नहीं सकता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। निशा बीच में बोली, सही बात है, हम भी इसके फैन हो गए हैं। छोटी से छोटी बात पर इसकी नजर थी। कई बातें तो ऐसी थीं जो मुझे पता थीं, मगर मुझे उसका ध्यान ही नहीं था। जब मैंने इसे बताया तो ये बिल्कुल उस बात के अंदर तक पहुंच गया, जबकि ये बात मुझे शुरू से पता थी, मगर मेरा ध्यान ही नहीं था कि भाई के पीछे वो लोग हो सकते हैं। अधिराज बोला, नहीं भैया, अगर आप हमारी हेल्प नहीं करते तो कुछ बातें मुझे पता ही नहीं चलती। आश्रम में तो मैं आपकी ही मदद से पहुंचा था। आपने मेरी बहुत मदद की है। अगर अधिराज भाई नहीं होते तो शायद मुझे पूरी बात भी पता नहीं चलती। और भाई ने हर कदम पर मेरी हेल्प की है। मैंने इन्हें जैसे जैसे करने को कहा, इन्होंने वैसा ही किया। एक बार भी मुझ पर इन्होंने डाउट नहीं किया। अधिराज और आदित्य भाई के यकीन की वजह से ही ये सब हो पाया है। मेहर अधिराज से कहने लगा। सभी मेहर की तारीफ करने लगे। धर्मपाल जी ने तो सबसे ज्यादा तारीफ की मेहर की। आदित्य कहने लगा, डैड, अगर आपको मेहर इतना ही पसंद है तो सचमुच तीसरा बेटा बना लीजिए। ये सचमुच बहुत काबिल लड़का है। आदित्य की बात सुनकर महेश जी और दीपा जी उसके चेहरे की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आया। सभी लोग मेहर की तारीफ कर रहे थे। महेश जी और दीपा जी को ये बहुत अच्छा लग रहा था, मगर आदित्य की इस बात का क्या मतलब था, उन्हें नहीं पता चला। मेरे दो भाई तो पहले ही हैं, अब मैं तीसरे का क्या करूंगी? निशा बीच में ही बोल पड़ी। उसे लगा आदित्य भाई कहीं मेहर को उसका सचमुच भाई ना बना दे। उसकी बात सुनकर हंसने लगा। कम से कम बात तो पूरी करने दो, बीच में क्यों बोल रही हो? मुझे अपनी पूरी बात कह लेने दो, तुम्हारा ही फायदा होने वाला है। वो निशा से बोला, मॉम, डैड, अगर आपको और इधर मेहर के मॉम डैड को दोनों को रिश्ता पसंद हो तो मुझे निशा बहुत पसंद है। निशा और मेहर की जोड़ी सचमुच बहुत अच्छी रहेगी। मुझे दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मेहर इसके लिए राजी हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें भी निशा बहुत पसंद है। मेहर के डैड महेश खन्ना जी बोले, मुझे भी कोई एतराज नहीं। निशा को मेहर पसंद है। मुझे खुशी होगी अगर इन दोनों का रिश्ता हो जाता है। वैसे भी मेरी बहन को संभालने के लिए तो कोई शांत दिमाग वाला लड़का ही चाहिए। अधिराज ने भी हाँ कर दी। अब तुम भी कुछ बोलो निशा, तुम्हें ये रिश्ता पसंद है ना?
मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी और मेहर की जोड़ी अच्छी रहेगी। नैना निशा को कहने लगी। कहना क्या है, अगर सभी को रिश्ता पसंद है तो मेरी तरफ से हाँ है। वो मेहर के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली। उसकी खुशी उसके चेहरे से ही दिख रही थी। मेहर, अब तुम बोलो, तुम्हारा क्या डिसीजन है? तुम तो अभी तक कुछ भी नहीं बोले। क्या तुम्हें निशा से डर लग रहा है? अधिराज मेहर से बोला। मैं क्या मेहर को डराती हूँ? आपके कहने का ये मतलब है? निशा अधिराज पर गुस्सा होने लगी। मुझे 1 साल चाहिए। आखिर धर्मपाल राजवंश की बेटी को रखने के काबिल तो बन जाऊं। इस शादी से कोई एतराज नहीं, सिर्फ थोड़ा सा समय चाहता हूँ। मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरी बात समझ जाएंगे। 1 साल में इतना कुछ तो नहीं हो सकता। क्या फर्क पड़ता है, पहले हम शादी कर लेते हैं, बिजनेस तो चलता ही रहेगा। निशा चेयर से खड़ी होकर बोल पड़ी। ये सब क्या हो रहा है? हमें तो लगा हम तुम लोगों की अरेंज मैरिज कर रहे हैं। नैना कहने लगी। ये दोनों साथ में पड़े हैं, 2 साल से रिलेशनशिप में है। सच पूछो तो मेहर ने निशा का बहुत ख्याल रखा है। आदित्य सभी को बताने लगा। 1 साल में बिजनेस को लेकर तुम्हारा कोई खास प्लान है? धर्मपाल मेहर से पूछने लगे। बस आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। हमारी कंपनी में जो दवाएं बनती हैं, मैं उनको पूरे स्टेट के सरकारी हॉस्पिटल में सप्लाई करने का अभी 5 साल का ठेका ले रहा हूँ। 99% तो क्लियर है। इससे बिजनेस को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस पूरे काम में मुझे निशा की हेल्प की भी जरूरत पड़ेगी। निशा ने इसी में स्टडी की है। वो फैक्ट्री को चलाने में मेरी मदद कर सकती है। हम दोनों मिलकर इस काम को ऊपर ले जाएंगे। कोई बात नहीं, साल तो ऐसे ही निकल जाएगा। हम 1 साल के बाद ही शादी का प्रोग्राम बनाएंगे। शादी 1 साल के बाद करनी है, सगाई तो हम अभी कर सकते हैं। निशा फिर बीच में ही बोल पड़ी। उसने 1 साल मांगा है, उसे 1 साल दे दो अच्छे से काम करने के लिए। तुम इतनी जल्दबाजी मत करो, आदित्य निशा को समझाने लगा। 1 साल के बाद तुम्हारी शादी और सगाई दोनों करते हैं। तब तक तुम दोनों काम तो साथ में ही करो। हम साथ में कहाँ काम करेंगे? मैं तो फैक्ट्री में काम करूंगी, मेहर ऑफिस में काम करेगा। निशा की बात सुनकर सब हंसने लगे। मेहर कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप मुस्कुराता रहा। जब मेहर और निशा की बात चलती रही, अनीता जी मुस्कुराकर सभी की हाँ में हाँ मिलाती रहीं, मगर उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि उन्हें निशा के लिए मेहर पसंद है। अरे मनाल, तुम किसी बात में नहीं बोली। क्या तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं? क्या तुम्हें मेहर के लिए निशा का रिश्ता पसंद नहीं? नैना मनाल से कहने लगी। नहीं नैना, बात रिश्ते की नहीं, मेरा मन ही बड़ा अजीब सा हो रहा है। मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं हो पा रही है। ऐसे लग रहा है जैसे उल्टी आएगी, और सुबह से ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। बात करते हुए वो उठकर बाथरूम की तरफ भाग गई। आप नाना नानी बनने की तैयारी कर लीजिए, अब घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं। अनीता जी सभी को मुबारकबाद देने लगीं। आदित्य उठकर मनाल के पीछे बाथरूम में चला गया। मनाल उसके सीने से लग गई। बोलो, अब तो खुश हो ना आप, पापा बनने वाले हो आप। अब पिछले दिनों में मैंने इतनी मेहनत की थी, उसका कोई रिजल्ट तो आना ही था। ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। आदित्य मुस्कुराकर कहने लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनीता जी ने सभी को मुबारकबाद देते हुए कहा, अब आप नाना नानी बनने की तैयारी कर लीजिए, घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं। आदित्य उठकर मन्नाल के पीछे बाथरूम में चला गया। बोलो, अब तो खुश हो ना आप, पापा बनने वाले हो। आदित्य ने मुस्कुराकर शरारत से कहा। अब पिछले दिनों में मैंने इतनी मेहनत की थी, उसका कोई रिजल्ट तो आना ही था, मन्नाल ने कहा। अच्छा, आपके कहने का मतलब है जो मैं खुशखबरी सुना रही हूँ सिर्फ आपकी वजह से है, मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं, मेहनत तो मैं भी बराबर की थी, मन्नाल ने कहा। बिल्कुल, अगर तुम्हारे भरोसे रहता तो बिल्कुल कोई खुशखबरी नहीं देनी थी तुमने, तुम तो दरवाजे खिड़कियां ही ठीक करती रह जाती, आदित्य ने कहा। मन्नाल ने उसे गुस्से से देखा। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अगर तुम गुस्सा करोगी तो मेरा होने वाला बेबी क्या सीखेगा? आदित्य ने पूछा। अच्छा, अभी से अपने बेबी की फिक्र हो गई आपको, मेरी कोई फिक्र नहीं, आप तो इतनी जल्दी बदलने लगे हैं, मन्नाल ने कहा। वो लोग बाथरूम में ही बातें कर रहे थे कि बाहर से नैना की आवाज आई। अब आप दोनों बाथरूम से बाहर भी आ जाओ, यहीं पर घर बसाने का इरादा है क्या? नैना ने कहा। नैना की बात सुनकर पहले आदित्य बाथरूम से बाहर आया, उसके पीछे ही मन्नाल भी आ गई। आप दोनों का इंतजार हो रहा है, सभी आपकी वेट कर रहे हैं, आप दोनों यहीं पर शुरू हो गए, अब आप मॉम डैड बनने वाले हैं, थोड़े बड़े हो जाओ, नैना ने कहा। वैसे मैं एक बात कहूँ तुमसे? हाँ कहो, पूछने की क्या बात है? मन्नाल ने पूछा।
मुझे इतने साल हो गए इस घर में आए हुए, मुझे लगता था आदित्य भाई हमेशा से रूखे सूखे हैं। इन्होंने घर में कभी खास दिलचस्पी नहीं ली। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इनका यही रूटीन था। मगर तुम्हारे आने से तो सब बदल गया है। पूरा टाइम तुम्हारे दीवाने बने रहते हैं। ऐसा लगता है इनका बस चले तो ये 1 मिनट के लिए भी तुमसे दूर न जाएं, नैना ने मन्नाल को छेड़ते हुए कहा। जब मन्नाल के माँ बाप और भाई खाना खाकर वापस जाने लगे तो मन्नाल की माँ ने अनीता जी से कहा, बहन जी, हमारा मन था कुछ दिनों के लिए हम मन्नाल को साथ ले जाएं। इसके पापा चाहते हैं कुछ दिनों के लिए मन्नाल हमारे साथ रहे। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मन्नाल हमारे साथ चल सकती है। हाँ हाँ बहन जी, आपकी बेटी है, हमें पूछने की क्या जरूरत है। जब मन्नाल का दिल चाहे, जब आपका दिल चाहे, इसे ले जाइए, अनीता जी ने कहा। अनीता जी आदित्य की तरफ देखने लगीं। अनीता जी का आदित्य की तरफ देखने का मतलब था कि वो आंखों ही आंखों से आदित्य को कह रही थीं कि वो मन्नाल को जाने के लिए हाँ बोल दे। आदित्य ने उनकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा। आदित्य को ऐसा खड़ा देखकर मेहर आदित्य के पास जाकर बोला, जीजू, हम दीदी को ले जाएं कुछ दिनों के लिए, अगर आप इजाजत दें तो। मेहर की बात सुनकर आदित्य सोचने लगा। मेहर, ऐसा करते हैं, मैं कल 2 दिनों के लिए देश से बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं कल एयरपोर्ट जाते हुए मन्नाल को छोड़ जाऊंगा, आदित्य ने कहा। आदित्य का मन नहीं था कि वो 2 पल के लिए भी मन्नाल को अपने से दूर करे। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। मॉम ठीक है, जीजू कल को छोड़ जाएंगे, मेहर ने कहा। वो सब लोग चले गए। सबके जाने के बाद मन्नाल आदित्य पर गुस्सा होने लगी। पता है मुझे सबके सामने कितनी शर्म आई। मैं आज चली जाती तो क्या फर्क पड़ता, सभी मेरी तरफ देखकर हंस रहे थे, मन्नाल ने कहा। मैं एक रात के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम हर पल मेरे साथ रहो, फिर मुझे अपने बच्चों से भी बातें करनी है, आदित्य ने कहा। बच्चों से नहीं, बच्चे से कहो। वैसे भी अभी यह आपकी बात नहीं सुनने वाला। बात सुनेगा तो सिर्फ मेरी, और बच्चे का मन था उसे नाना नानी के साथ जाना था। मन्नाल रूठ कर सोफे पर बैठ गई। अगर हमारे जुड़वां बच्चे हों तो अच्छी बात है, नहीं, मैंने इसलिए बच्चे की जगह बच्चों कहा, मुझे लगता है जरूर हमारे ट्विंस होंगे, आदित्य ने कहा। उसकी बात सुनकर मन्नाल हंसने लगी। मेरे पास तो पहले ही एक बच्चा है, अब 2 और हो जाएंगे, मैं कैसे संभालूंगी, मन्नाल ने कहा। पहले बच्चा कहाँ है तुम्हारे पास, आदित्य ने पूछा। मन्नाल उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोली, ये जो बच्चा है जो मेरे बिना नहीं रहता, फिर तो 3 हो जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगी। सही बात है, ये कहते हुए आदित्य ने मन्नाल को गोद में उठा लिया। मैं गिर जाऊंगी, छोड़ो मुझे, मन्नाल ने कहा। बिल्कुल नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ मन्नाल, लगता है जिंदगी में मुझे सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था। मुझे कोई तमन्ना बाकी नहीं रही। मेरे लिए बेटा हो जा बेटी, बस सिर्फ एक बार बच्चा पैदा करेंगे हम, क्योंकि अगर एक से ज्यादा बच्चों को जन्म देना पड़ा तो तुम्हें भी तो मुश्किल होगा ना। और मैं अपनी मन्नाल को दर्द में नहीं देख सकता। तुम मेरी जान हो और अब तो मेरी एक जान और आ जाएगी, आदित्य ने कहा। वो दोनों सच में बहुत खुश थे। लगता था दुनिया उनकी मुट्ठी में आ गई है। रात को आदित्य अपने बच्चे के बारे में छोटी छोटी बातें मन्नाल से करता रहा। बहुत देर हो गई उन दोनों को सोने में। आदित्य, अब सो जाओ ना, आप बिल्कुल बच्चे बन गए हैं। अब आप नहीं सोने दे रहे, फिर बच्चा नहीं सोने देगा रात को। कल आपको जल्दी जाना भी है, मन्नाल ने कहा। अगले दिन आदित्य मन्नाल को एयरपोर्ट जाते हुए उसके माँ बाप के घर छोड़ गया था। खुद आदित्य 2 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहाँ उसकी कोई बिजनेस डील थी, वो उसी के लिए गया था। उसका मन था कि वो मन्नाल को साथ ले जाए, मगर मन्नाल कुछ दिनों के लिए अपनी माँ बाप के पास रहना चाहती थी, इसलिए वो साथ नहीं गई। आदित्य जब ऑस्ट्रेलिया गया तो उसे बहुत काम था। उसकी मन्नाल से बात नहीं हो सकी। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के टाइम का भी फर्क था, जिसकी वजह से वो दोनों, मन्नाल और आदित्य, बात नहीं कर पाए। आदित्य को मन्नाल का कोई फोन नहीं आया था। आदित्य को लगा शायद वो अपनी माँ बाप के साथ बिजी होगी। अपना काम खत्म करने के बाद आदित्य रात को लेट अपने कमरे में गया और बहुत थका था, इसलिए वो सुबह लेट उठा। उसकी कोई अर्ली मॉर्निंग मीटिंग नहीं थी। वो भी सो ही रहा था कि उसका फोन बजने लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आदित्य जब ऑस्ट्रेलिया गया तब उसे बहुत काम था। उसकी माना से बात नहीं हो सकी। ऑस्ट्रेलिया और भारत के समय के अंतर के कारण वे दोनों बात नहीं कर पाए। आदित्य को माना का कोई फोन भी नहीं आया। आदित्य को लगा कि शायद वो अपने माता पिता के साथ व्यस्त होगी। अपना काम खत्म करने के बाद आदित्य रात को देर से अपने कमरे में गया और बहुत थका हुआ था, इसलिए वो सुबह देर से उठा।
उसकी कोई प्रातःकालीन मीटिंग नहीं थी। वो सो ही रहा था कि उसका फोन बजने लगा। उसने फोन नहीं उठाया। दूसरी बार फिर फोन आया। उसने मन मारकर आंखें खोलीं और देखा तो अधिराज का फोन था। उसके उठाने से पहले ही फोन कट गया। उसने फोन रख दिया। तीसरी बार फिर फोन आने लगा। ये सुबह सुबह अधिराज को क्या हो गया है? जरूर कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आई होगी। ये नहीं कि खुद हैंडल कर ले। वो अपने मन में अधिराज को कोसते हुए फोन उठाया। आगे से अधिराज बोला, भाई आप सो रहे थे क्या? ये कोई पूछने वाला सवाल है? ऑस्ट्रेलिया का टाइम देखो, ये सोने का ही टाइम है। आदित्य को गुस्सा आने लगा। अधिराज चुप हो गया। वो नहीं बोला, अब चुप क्यों हो? बोलो, मुझे किस लिए फोन किया? भाई, आपकी माना भाभी से तो बात नहीं हुई? नहीं, मैं रात को देर से आया, बहुत थका हुआ था। उसका भी फोन नहीं आया। मगर प्लीज काम बोलो, तुमने मुझे किस लिए फोन किया? अब मेरी माना से बात हुई या नहीं, ये पूछने के लिए तो तुमने फोन नहीं किया होगा। आदित्य उस पर फिर गुस्सा हो रहा था। भाई, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। आप पहली फ्लाइट पकड़कर भारत वापस आ जाओ। ऐसा क्या हो गया? अब बताओ तो सही। नहीं भाई, मैं आपको फोन पर नहीं बता सकता। आप जल्द से जल्द वापस आ जाओ। समझ लो कि जिंदगी और मौत का सवाल है। अधिराज ने कहा और फोन काट दिया। आदित्य को उस पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि अधिराज ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। उसके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। माँ बाप बीमार हो गए होंगे, जान निशा की कोई प्रॉब्लम है, कम से कम मुझे बता तो देना चाहिए था। उसने अपने फोन पर टिकट की बुकिंग की और जाने के लिए तैयार होने लगा। तैयार होकर उसने देखा तो अभी फ्लाइट में समय था। उसने माना को फोन मिला दिया। उसी से पूछता हूँ कि क्या हुआ। मगर माना का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने फिर फोन मिलाया। माना का फोन फिर स्विच ऑफ था। फिर उसने मेहर का फोन ट्राई किया। मेहर का फोन भी बंद था। उसे घबराहट होने लगी। उसने महेश खन्ना जी का फोन मिलाने की कोशिश की, मगर उनका फोन भी बंद था। उसके बाद उसने मनाल की माँ दीपा जी का फोन ट्राई किया, मगर वो भी बंद था। आदित्य को बहुत घबराहट होने लगी। वो जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट के लिए निकल गया। वो समझ रहा था कि जरूर कोई खन्ना फैमिली पर मुसीबत आई है। उसने बड़ी मुश्किल से भारत से ऑस्ट्रेलिया का सफर काटा। उसे ऐसा लगा कि उसकी जान निकल जाएगी। एयरपोर्ट से बाहर आते ही आदित्य ने अधिराज को फोन किया। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैं भारत पहुंच चुका हूँ। अब तो तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ। भाई, आप सीधा शहर के बाहर नदी पर पुल है, उस पर आ जाओ। क्यों? वहाँ किस लिए? एक बार आप आ जाओ, मैं फिर बताता हूँ आपको। आदित्य टैक्सी लेकर सीधा नदी के ऊपर बने पुल की तरफ निकल गया। वहां पर जाते हुए उसके मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे बाहर क्यों बुला रहा है। नदी की तरफ जाते हुए उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना निशा को फोन किया जाए। अगर मेहर, जान या उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम आई होगी तो निशा को पता होगा। उसने निशा का नंबर लगाया, मगर निशा का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। उसे निशा का फोन बंद होने से वो और भी घबरा गया, क्योंकि जो लोग उसे सबसे प्यारे थे, मनाल और निशा, उन दोनों के नंबर ही बंद थे। जब आदित्य वहां पुल पर पहुंचा तो पुल और उसके आसपास नदी के किनारों पर काफी भीड़ थी। वहां पर पुलिस के साथ साथ गोताखोर भी थे जो नदी में कुछ ढूंढ रहे थे। वहां पर जाते ही आदित्य बोला, यहाँ पर क्या हुआ है? पुलिस भी यहाँ है। अधिराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। वो बहुत कंफ्यूज हो रहा था। भाई, अधिराज बड़ी मुश्किल से बोला, आगे भी बोलो, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस दिन आप भाभी को उनके माँ बाप के पास छोड़कर गए थे, उसी दिन शाम को उनका एक्सीडेंट हो गया। तो क्या मनाल अस्पताल में है? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी हॉस्पिटल चलो। नहीं भाई, भाभी हॉस्पिटल में नहीं है। भाभी और उनकी सारी फैमिली गाड़ी से कहीं जा रहे थे। वे लोग और उनकी गाड़ी नदी में गिर गई। हमें भी अगले दिन पता चला। गाड़ी तो उनकी मिल गई, मगर अभी तक उन चारों का कुछ पता नहीं चला। उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। मैंने आसपास का सारा इलाका चेक कर लिया है। गोताखोर लगे हुए हैं, अगर कोई लाश मिल जाए। अधिराज की बात सुनकर आदित्य कहने लगा, लाश मुर्दा लोगों की होती है। माना अभी जिंदा है, इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो जिंदा है। वे लोग आगे पीछे बाहर निकल गए होंगे। आदित्य जल्दी से फोन करता है, नदी में तलाश करने के लिए बहुत बड़ी टीम बुलाता है। वो पूरा एरिया आसपास के गांव तक नहीं छोड़ता। उसे लगता है कि वे लोग शायद किसी ने निकाल लिया होगा नदी से।